सुधा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, स्वभाव की ठंडी मगर घरेलू। खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में दक्ष, पढ़ने लिखने की शौकीन मगर ना सुंदर थी, ना अमीर, ना चंचल। मन को लुभाने वाली कोई बात उसमें न थी। बस वो तो एक बहुत ही शर्मीली सी और शांत प्रकृति वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती, उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और खुद अपने हाथ से खिलाती। जब कोई दूसरी लड़की उसके पास आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो चुपचाप रोने लग जाती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और मित्र बहुत कम थे। शर्मीला स्वभाव अभी तक उसके साथ चल रहा था, जैसे उसके माता पिता की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नथुमल वॉच मर्चेंट के यहां चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी स्थिति ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की शिक्षा दिलवा सके। इस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था तो केवल इस विचार से कि शायद इस प्रकार उसकी लड़की को कोई अच्छा पति मिल जाएगा। कभी कभी उसके मन में यह विचार भी आता था, संभव है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर मोहित हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सुकड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसके कम बोलने का अंदाजा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का भरकर गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई वर घेर घार कर लाना होगा, मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के वर बहुत दहेज मांगते थे और उसकी हालत ऐसी न थी कि वो बहुत तो क्या थोड़ा सा भी दहेज दे सके। विचारों के भाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल प्रेम की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी ही को देखो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में तीसरे वर्ग का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार पर बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत ही सुंदर है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी वर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह तो सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे ना बढ़ सकी। एक बार तो उसने गिरह इतनी मजबूत बांधी कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया था, मगर सुधा उसे पसंद ना आई। लड़का स्वयं भी कौन सा अच्छा था, मुआ चेचक मारा ठिगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर लड़की गोरी चाहता था और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहां सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर यह सुधा के बाप को मालूम नहीं था कि उस कुरूप ठिगने के मना करने पर सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके बाद भी 2 वर्षों में जो 2 लड़के उसे देखने के लिए आए और इनकार करके चले गए, उन सब की सुधा कितनी दिल ही दिल में आभारी थी। वो ऊपर से जितनी शीतल थी, अंदर से उतनी ही ज्वालामय थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के विचारों की उड़ान कितनी ऊंची और विशाल है। अपनी तंग और अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को न तो उसका बाप जीवन राम जानता था, न उसकी मां मग्घी जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से साधारण रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने हृदय के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस प्रकार गुदड़ी में लाल छुपा रहता है। और ये तो हमारी कहावत है, क्योंकि एक मैले कुचैले बनिए को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इस आदमी के पास इतना धन होगा। इसीलिए तो वो लजीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए? शायद लोग उस पर हंसेंगे, और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना विचित्र होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके रूप की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की भांति इठलाते युवक अगर उसके रॉकेट जहाज देख लें तो क्या आश्चर्य में ना खो जाएं।
ये मेरी ओर देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली सलवार और सिलवटों वाली काली फ्रॉक पहनने वाली ऐसी लड़की को वो भला क्यों देखेंगे? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी कि मैं क्या हूं? तूने कैसी लड़की जनी है? जीवन राम कभी कभी गुस्से में आकर मग्घी को सुनाने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त नजरें नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है। इसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को बाग बनाए रहती हैं, और एक ये सुधा है। जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मग्घी 12 आने सेर वाला चावल और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती, उन बच्चियों की बात मत करो। उन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपए घर लाता है। मेरी बच्ची के पास केवल 2 फ्रॉकें हैं, और कपूर साहब की लड़कियां दिन में 2 सूट बदलती हैं। कभी यह भी सोचा है? जीवन राम दांत पीसकर चुप हो जाता। उसके मन में अनेक प्रश्न उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? उसकी बीबी हर वक्त चुनी खसोटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग दहेज में स्कूटर क्यों मांगते हैं? बहुत से प्रश्न पतली दाल के चनों की तरह उसके मस्तिष्क में फुदकने लगते, मगर जब उन प्रश्नों का कोई उत्तर ना मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। इंटर पास करके जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवामल वूल क्लॉथ मर्चेंट के यहां नौकर था। वो बड़ी आसानी से यह भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत शब्द कितना सरल और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सिर पर जूते मार दिए हों, और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी भाषा में कभी कभी विदेशी और अजनबी शब्द भी प्रयोग कर लेने से कितनी बचत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम मन की खुशी से चहकते हुए बोला, अगले जाड़ों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवन राम ने भरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकते हुए बोला, उसने खुद ही अपना वर पसंद कर लिया, कॉलेज में, घर का बड़ा अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल उतारते हुए बोला, उसने खुद ही अपना वर पसंद कर लिया। छह! फिर जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 वर्ष और बीत गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से भी ज्यादा शांत, स्वाभिमानी और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि सुधा घर में 100 रुपए लाती थी। ऑफिस के काम से छुट्टी पाकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। बीए करने का इरादा रखती थी। घर की हालत थोड़ी सुधरने पर जीवन राम और मग्घी ने सुधा के वर के लिए ज्यादा भरोसे से कोशिश शुरू कर दी। वे सुधा की तनख्वाह में से बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के माता पिता को स्कूटर का लालच देकर घेरने में सफल हुआ। मंगनी की रकम, शादी का दहेज, दहेज की नकदी, सारी ही आवश्यक बातें जब तय हो गईं, तो मोती, जो लड़के का नाम था और वास्तव में शक्ल सूरत भी मोती की ही तरह उजली और सुंदर थी, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का ऊनी सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर मालूम होते थे। उसकी कमीज के कफ से बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और सुंदर लगते थे, और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस अबोध लड़की का हृदय पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी, और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को भेंट कर सकी। मोती चाय पीकर और धन्यवाद देकर बड़ी नम्रता से विदा हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं है। उस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का सुंदर मुखड़ा और उसका बलिष्ठ शरीर डोलता रहा, और रात भर मोती के हाथों का हल्का सा स्पर्श उसकी आत्मा को गुदगुदाता रहा।
लड़की पसंद नहीं है। हाँ। मग्घी गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा इंद्र है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर पकौड़ा ऐसी नाक नहीं देखता, और अपने नीग्रो ऐसे घुंघराले बाल नहीं देखता, अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भेंगी थी, सफा भेंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी सूरत की चुहिया लगती थी, और तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोरी के फूसड़े। लड़की पसंद नहीं, ये कहकर उसने इतनी जोर से कढ़ाई में करछी चलाई जैसे वो साग के स्थान पर उसी लड़के को भून रही हो। सुधा को ऐसा लगा कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद ऑफिस वालों का भी ये विचार था कि सुधा कुछ अनुभव ही नहीं करती। वो ऑफिस के काम के लिए बहुत ही उचित और उपयोगी लड़की है, ना किसी से प्रेम करे, ना किसी को प्रेम की दावत दे। दिन प्रतिदिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकुड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का शक होने लगता था। क्लर्क आपस में कानाफूसी करते हुए कहते, जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मोती के मना करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती वो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जीवन में किसी को दिल दिया था, और ये किसी को मालूम नहीं था होता भी कैसे, और सुधा कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो प्रेम में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी न सकती थी। उस दिन ऑफिस में उसने ओवर टाइम किया, और जब अंधेरा काफी बढ़ गया तो वो ऑफिस से बाहर निकली और अपने भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने के आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर अकेली बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा शांत कोना था। कुछ पेड़ थे, कुछ बेंचें थीं, कुछ घास के टुकड़े थे, और उनके चारों ओर ट्रैफिक का शोर था। मगर आज वहां कुछ खामोशी थी। सुधा हर रोज यहां आती थी और आध पौन घंटा अकेले बैठकर सुस्ताती थी। थोड़ी देर के लिए अपने विचारों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे अकेलेपन से डर न लगता था, वो उसका एकमात्र सहारा था। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका मित्र था। गुंडों से उसे डर न लगता था। जाने उसके व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर से सूंघ कर चल देते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा गहरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर की बेंच भी खूब ठंडी थी। कुछ मिनटों तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान न गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। अचानक किसी ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों बैठी हो, अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था। वही सुंदर ब्राउन सूट पहने, वही सफेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट लिए। उसके हाथ उतने ही सुंदर थे। सुधा के गले में कोई चीज आकर रुकने लगी। वो बोल न सकी। मोती उसके पास आकर बैठ गया, इतना पास कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से छू रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरे मना करने पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हां के भाव से धीरे से सर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके कपोलों पर आ गए। वो रोने लगी। मोती ने अपनी कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुलका खाया था, मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही जैसे मेरी कोख में हुमक कर आ गया था? क्या तुमने मेरे चेहरे का केवल सपाटपन देखा? मेरे बच्चे की सुंदरता क्यों नहीं देखी? तुमने वो हाथ क्यों नहीं देखे जो जीवन भर तुम्हारे पांव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज में टांगने वाली थी? तुम मेरे शरीर की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग नहीं देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी।
मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के स्पर्श को अपने सुंदर बालों में अनुभव नहीं किया, मेरे कुंवारे शरीर को अपने हाथों में कांपते नहीं देखा, तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया? अरे, इतनी लंबी स्पीच वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? उसे बस इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सिर मोती के कंधे पर था और मोती अपनी गलती पर क्षुब्ध उसके कंधों को धीरे धीरे थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची, और जब उसकी मां मग्घी ने उससे पूछा तो उसने बड़ी लापरवाही से कह दिया, ऑफिस में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झल्ला कर पलंग पर फेंक दिया और इस भरोसे से खाना मांगने लगी कि उसकी मां चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक मध्यम सी रेखा थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मग्घी ने अपने होंठ चबाकर चतुर नजरों से अपने पति की ओर इस तरह देखा जैसे उसने अपनी बेटी का रहस्य भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए खुशी की नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की ओर आकृष्ट हो गया। जरूर कोई बात है, और सुधा चूंकि स्त्री है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है, ऐसा दोनों पति पत्नी ने उसी क्षण सोच लिया। 8-10 दिनों के इस संदेह को और बल प्राप्त हुआ जब एक लड़का अपनी मां के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की मां मग्घी की बचपन की सहेली थी, और कैसे कैसे जतन से और किस किस तरह के वास्ते देकर मग्घी ने उसे शीशे में उतारा था, ये केवल मग्घी ही जानती थी। इसलिए जब इस अवसर पर लड़के के स्थान पर सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले मग्घी अचंभे में पड़ गई, फिर उसके दिल में वो संदेह और बलवान होता चला गया, जरूर कोई है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान तैयार करने लगी, और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मग्घी से सब बातें कह देगी, और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर गुस्से से सुधा को घूरेगा, तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे अलग ही अलग अपने लिए वर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से और चुटिया काटकर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक कटाने वाली। फिर वो समझाने बुझाने पर नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 वर्ष की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ न बताया। उसकी मां इंतजार करती रही, मगर वो जन्मजली कभी कुछ मुंह से न फूटी। थक हार कर उसके मां बाप ने फिर 2-3 वर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। अंतिम वर जो उसके बाप ने उसके लिए ढूंढा वो एक रंडवा हलवाई था, जिसकी उम्र 40 को पार कर चुकी थी। उस दिन आकाश के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम को सुधा ने मोती को बताया, वह लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ कर लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने मना क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जीवन भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे अभी शादी नहीं करी ना। मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाते हुए बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में जैसे। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूं, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो वैसे तुम ना थे। सुधा मोती की ओर चंचल नजरों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो नहीं था, और किसी के दिल को समझते हुए भी देर लगती है। मोती ने सुधा के कानों में धीरे से कहा और सुधा की आंखें भाव युक्त होकर बंद होने लगीं। और थोड़ी देर के बाद उसने मोती की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर अनुभव की और अपनी गर्दन और गाल पर उसके चुंबन बरसते हुए लगने लगे। कल कहां मिलोगे? जहां कहो, लवर्स लेन में?
कोटले में घोड़ों की नुमाइश हो रही है। मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में साहित्यकारों की नुमाइश है ना बाबा। सुधा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर